नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। केंद्र सरकार द्वारा 15 मार्च से होगी गेहूं की खरीद। ओडिशा के रायगढ़ में जिला कृषि यंत्र महोत्सव का हुआ शुभारंभ। दिल्ली एम्स में शुरू की गई बाजरे की कैंटीन। तुर्की में 7.8 तीव्रता का आया भूकंप, 100 लोगों की हुई मौत, गिरी कई इमारतें। फरवरी में 20 तारीख तक आएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त। पंजाब में शुरू हुई नई आधुनिक लैब, अब खत्म होगा रासायनिक खादों का प्रयोग, बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में लाखों रुपए का फर्जीवाड़ा, जांच के डर से भूमिगत हुआ क्रय केंद्र प्रभारी। थोक में सस्ता हुआ सूरजमुखी और सोयाबीन का तेल। पंजाब में सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए बनाया शानदार प्लान, किसानों की बढ़ेगी इनकम। 6 फरवरी से शुरू हुई सस्ते आटे की बिक्री, एफसीआई तैयारी में जुटी। महुआ के लिए 1 जुलाई 1 उत्पाद में उमरिया हुआ चिन्हित। मशरूम की ऑर्गेनिक खेती कर किसान ने कायम की मिसाल, युवाओं के लिए बना प्रेरणा। उत्तराखंड में 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने दिया बड़ा अपडेट। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। देश के बड़े हिस्से में गेहूं की बुवाई पूरी हो चुकी है, वहीं कुछ हिस्सों में अभी भी बुवाई चल रही है। केंद्र सरकार बुवाई के बाद खरीद को लेकर कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गेहूं की खरीद 15 मार्च से शुरू कर दी जाएगी और गेहूं खरीद के जमीनी स्तर पर क्या स्थिति रहेगी, इसका पूरा लेखा केंद्र सरकार द्वारा तय किया जा रहा है। ओएमएसएस नीति के तहत सरकार एफसीआई को थोक उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को समय समय पर खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने की अनुमति देती है। इसका उद्देश्य मांग अधिक होने पर आपूर्ति को बढ़ाना और सामान्य खुले बाजारों की कीमतों को कम करना है। देश में गेहूं उत्पादन फसल वर्ष 2021 और 22 में पिछले वर्ष के 10 करोड़ 95.9 लाख टन से घटकर 10 करोड़ 68.4 लाख टन रह गया था। तो वहीं ओडिशा के रायगढ़ में 4 दिवसीय कृषि मेला जिला कृषि यंत्र महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव के शुभारंभ में कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस महोत्सव के माध्यम से ओडिशा सरकार किसानों, कृषि विशेषज्ञों और कृषि उद्योगपतियों को एक साथ मंच पर ला रही है, जिसमें कृषि जागरण मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। साथ ही कृषि यंत्र मेला 2023 का आज आखिरी दिन है। तो वहीं राज्य सरकार किसानों के विकास के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। राज्य के सभी किसानों को उन्नत कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, नया ज्ञान और तकनीकी आसानी से उपलब्ध हो रही है। इसीलिए ओडिशा सरकार द्वारा किए गए प्रयास हमेशा ही सराहनीय है। और इसी तरह एक नए प्रयास से सरकार और जिला प्रशासन ने कई कृषि यंत्र मेले का आयोजन किया। गौरतलब है कि इस मेले में सभी कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियां, वितरण कंपनियां, विभिन्न विभागीय अधिकारी, अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे और कृषि कार्य के लिए आवश्यक उपकरण रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। साथ ही इस मेले में कृषकों को कृषि में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता, उपयोग, रखरखाव और प्रशिक्षण कक्षाओं से अवगत कराया गया। इसके अलावा सरकार द्वारा मेले में विभिन्न कृषि यंत्रों को प्रदर्शित करने की भी व्यवस्था की गई। दिल्ली के एम्स अस्पताल प्रशासन ने अपने परिसर में एक बाजरा कैंटीन शुरू करने का निर्णय ले लिया है, जिसे कि 1 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। एम्स के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवासन रिजारी ने एक परिपत्र में कहा कि ये कैंटीन केंद्रीय कैफेटेरिया की दूसरी मंजिल पर स्थापित की जाएगी और ये 24/7 बाजरा आधारित व्यंजन पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कैंटीन केंद्र सरकार की प्रोत्साहन के अनुरूप शुरू की जा रही है और एम्स द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया कि केंद्र सरकार ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के अनुरूप में मनाने का फैसला किया, ताकि इसे जन आंदोलन बनाया जा सके। और इसी क्रम में भारतीय बाजरा व्यंजनों और मूल्य वर्धित उत्पादकों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा भी दिया जा सके। बाजरा में प्रोटीन, फाइबर, आवश्यक विटामिन और खनिज कई उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषण शक्ति केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। बाजरा ढेर सारे स्वास्थ्य लाभों के अलावा पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है। इसे कम पानी और लागत की भी आवश्यकता होती है। सोमवार का दिन तुर्की के लिए बेहद भयानक रहा। सोमवार सुबह तुर्की में भूकंप के तेज झटके से पूरे देश हिल गया है। इसमें कई लोगों की जान चली गई। इस भूकंप के तेज झटकों से कई इमारतें ढह गई। बताया जा रहा है कि तुर्की में भूकंप स्थानीय समय के अनुसार सुबह 4:17 पर आया था। फिलहाल तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।
जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.8 मापी गई, जिसने तुर्की को हिलाकर रख दिया। जिसके बाद से एक और भूकंप आया, जिससे क्षेत्र के कई प्रांतों में महसूस किया गया और जिससे कई इमारतें गिर गईं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र गांजाटीप से लगभग 33 किलोमीटर और नूरतगी शहर से लगभग 26 किलोमीटर दूर था। तुर्की में इस भूकंप से भारी नुकसान की खबर है। इसमें कम से कम 100 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही कई इमारतें भूकंप के चलते ध्वस्त हो गई हैं। तो वहीं सीरिया में भी भूकंप से कई इमारतों के ढहने की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी है और अब किसान 13वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि इस बार खाते में देर से पैसा आने की वजह अपात्रों की सूची से बाहर करना है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि किसी भी सूरत में अपात्र किसानों के खाते में पैसा न पहुंच पाए और इसके लिए केंद्र सरकार हर जतन से जुटी हुई है। 13वीं किस्त किस दिन आएगी, इसको लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार फरवरी में 30 तारीख से पहले किसानों को सम्मान निधि जारी की जा सकती है। इसको लेकर केंद्र स्तर पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हालांकि 13वीं किस्त कब तक खाते में पहुंच जाएगी, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि जल्द ही केंद्र सरकार से इस संबंध में बड़ी घोषणा होने की उम्मीद है। किसानों के हित के लिए पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पहली बार बायो फर्टिलाइजर लैब शुरू की गई है। ये देश में प्रयोग होने वाली पहली इस तरह की फर्टिलाइजर लैब है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के स्तर से ही इस लैब का शुभारंभ किया गया है। स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि इस तकनीक का लाभ किसानों को मिल सकेगा। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना के तहत 2.50 करोड़ रुपए की लागत से इस लैब को तैयार किया गया है। राज्य में इस तरह की पहली लैब खुलने से राज्य सरकार के अधिकारी भी खुश हैं। तो वही मंत्री चेतन सिंह जोडमाजरा ने बताया कि लैबोरेटरी में भारत सरकार की संस्था ICAR AIRI के साथ MOU द्वारा 10 तरह की जैविक खादें, लिक्विड फॉर्मुलेशन, जिंक, घुलनशील बैक्टीरिया तैयार की जाएंगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को दिया जाएगा। और अच्छी बात तो यह है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले को ये खाद मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा खेती के लिए जरूरी तकनीक भी दी जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक लैबोरेटरी में जो खाद तैयार किया जा रहा है, उससे रासायनिक खादों का प्रयोग करीब 20% घट जाएगा और इससे जहां खेती की उर्वरता सुधरेगी, वहीं सीधे तौर पर किसानों की आय भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में इस बार बम्पर धान की खरीद की गई है। 31 जनवरी तक 1 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हुई। कहा जा रहा है कि प्रदेश में धान खरीद के मामले में एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। वहीं किसानों के खाते में हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। लेकिन इसी बीच महासमुंद जिले में खाद खरीदी मामले में फर्जीवाड़ा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक धान खरीदी केंद्र भास्करपल्ली में सैकड़ों क्विंटल धान कम पाया गया है। इससे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। भास्करपल्ली धान खरीदी केंद्र से 370 क्विंटल धान वजन कम हो गया है। वहीं इस बात की खबर मिलते ही जिला प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है, जबकि जांच के डर से धान खरीद प्रभारी धान खरीद केंद्र से गायब हो गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर साल 2022 से धान की खरीद शुरू हुई थी, जो 1 जनवरी साल 2023 तक जारी रही और इस दौरान महासमुंद जिले में 63,492 क्विंटल ऑनलाइन धान खरीदी दिखाया गया है। लेकिन जब जिला प्रशासन ने इसकी जांच की तो 370 क्विंटल धान कम पाया गया, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए के करीब है। ऐसे में जांच अधिकारियों का मानना है कि धान खरीदी प्रभारी ने धान खरीदने में धांधली की है। बीते सप्ताह दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सभी खाद्य तेल तिलहनों में गिरावट देखने को मिली। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल तिलहनों के भाव टूटने, देश में सूरजमुखी और सोयाबीन जैसे हल्के तेलों का रिकॉर्ड आयात होने से देश भर के तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, तेल तिलहन, बिनोला, CPO, पामेलिन तेल में गिरावट दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार बाजार में आयातित तेलों के भाव इतने सस्ते हैं कि देश के सोयाबीन, मूंगफली, आने वाली सरसों फसल बिनोला को मंडियों में रखना दुर्भर हो गया है। अब सस्ते आयातित हल्के तेलों के बंदरगाहों पर भरमार होने के कारण देश का बिनोला तेल खप नहीं रहा है। इससे खल महंगा हो रहा है और हमें सबसे अधिक खल बिनोला से ही मिलता है। देश की एक अग्रणी ब्रांड के दूध कंपनी ने देश भर में अधिकांश स्थानों पर अपने दूध के दाम बढ़ाए हैं। मौजूदा हालत देखकर लगता है कि देश तिलहन मामले में आत्मनिर्भर होने के बजाय उसके आयात पर निर्भरता बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार पिछले साल नवंबर तक महीने में औसतन 11.66 लाख टन खाद्य तेलों का आयात होता था, लेकिन शुल्क मुक्त आयात की कोटा व्यवस्था के कारण साल 2023 के पहले ही महीने यानी कि जनवरी में खाद्य तेलों की आयात में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को काफी बढ़ावा दे रही है, जिससे कि एक और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
और दूसरी ओर किसानों को भी अत्यधिक लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार जल्द ही पूरे राज्य में 20 समर्पित ग्रामीण औद्योगिक केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि ये केंद्र उद्योगपतियों को अपनी इकाइयां स्थापित करने में सुविधा प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे से लैस होंगे। ये केंद्र औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे। माननीय उद्योगपतियों को इन केंद्रों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया है और कहा कि राज्य सरकार पंजाब में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पंजाब 23 और 24 जनवरी को मोहाली में 5वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो वहीं भगवत मान ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों की सुविधा के लिए एकल खिड़की प्रणाली की ओर मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। देश में गेहूं की बढ़ती कीमतों से केंद्र सरकार काफी परेशान है। परेशानी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि गेहूं की कीमत बढ़ने के साथ ही आटे की कीमत में भी बढ़ोतरी हो गई है। इसका असर आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। केंद्र सरकार गेहूं की कीमत कम करने में जुटी हुई है। इसको लेकर ग्राउंड लेवल पर कवायद भी शुरू कर दी गई है। केंद्र सरकार के अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द देश में गेहूं की बिक्री की जाएगी। इससे आम आदमी को जल्द ही सस्ते दामों में गेहूं और आटा मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने आटे की बिक्री 6 फरवरी से शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय भंडार और नाफेड जैसी सहकारी समितियां 29.5 रुपए प्रति किलोग्राम आटा बेच सकेंगी। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया 6 जनवरी से इतनी कीमत पर आटे को बेचना शुरू करेंगी। सरकारी आउटलेट पर आसानी से इतनी कीमत पर आटा आम कंज्यूमर को मिल जाएगा। तो वहीं आमजन को 29.5 रुपए प्रति किलो की दर से ही आटा मिल सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उमरिया जिले को महुआ के बहुतायत में उत्पादन को देखते हुए महुआ उत्पाद के लिए एक जिला एक उत्पाद के रूप में चिन्हित किया गया है। महुआ, जिसका वनस्पतिक नाम मधुआ लहगोरफोलिया है, ये एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसका मूल भारत में पाया जाता है। हमारे देश के लगभग सभी स्थानों पर महुआ पाया जाता है। इसके फूल, फल, बीज और लकड़ी सभी चीजें काम में आती हैं। महुआ के फूल को पशु, पक्षी और मनुष्य सभी चाव से खाते हैं। फूल सूखे और गीले दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। उमरिया जिले के वनांचल क्षेत्र में महुआ के पेड़ को महुआ देवा के दर्जा प्राप्त है। वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समाज सहित अन्य समाजों में महुआ का उपयोग खाद्य और पेय पदार्थ के रूप में कालांतर से होता आ रहा है। वन क्षेत्रों में अनाजों का अधिक उत्पादन नहीं होने के कारण लोग महुआ के व्यंजन बनाकर खाद्य रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मन में अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इंसान किसी भी मुकाम को हासिल कर सकता है। बस जरूरत है तो क्षेत्र की सही जानकारी और अच्छी समझ की। बिलासपुर जिले के नमहोल के रहने वाले किसान नरेंद्र सिंह ने स्नातक शिक्षा और होटल मैनेजमेंट करने के बाद जुनून और कड़ी मेहनत से मशरूम की खेती करना शुरू किया और अब क्षेत्र में एक अलग मुकाम हासिल किया। इसके साथ ही लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए प्रेरणा का सोर्स भी बने हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह ने साल 2008 में 100 मशरूम कंपोस्ट बैग से छोटे स्तर पर मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा और अपनी कड़ी मेहनत से आज 15 लाख रुपए सालाना कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे अब तक कई लोगों को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण भी दे चुके हैं और इसके साथ ही उन्होंने चंबाघाट सोलन में प्रशिक्षण भी लिया है। हालांकि उन्होंने शुरुआत में कई समस्याओं का सामना किया, इसके बावजूद वह लगातार मशरूम खेती से जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से मिली सहायता और विशेष ट्रेनिंग के बाद उन्होंने बड़े स्तर पर मशरूम की खेती शुरू की, जिससे अच्छी आय की शुरुआत हुई। वहीं नरेंद्र सिंह ने 3000 बैग क्षमता वाले वातानुकूलित मशरूम फार्म की स्थापना की और इसके साथ ही उन्होंने कई लोगों को इससे जुड़कर उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया। वहीं नरेंद्र सिंह ने साल 2020 और 21 में 14,000 मशरूम कंपोस्ट बैग और 10,000 किलो बीज का उत्पादन और वितरण किया, जिससे उनका करीब 25 लाख का कारोबार हुआ। उत्तर भारत के कई राज्यों से अब ठंड की विदाई होती दिख रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी और बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग की माने तो एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक्टिव हो सकता है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी विशाल क्षेत्र में 8 से 10 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो उत्तराखंड के 5 जिले उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में अगले 24 घंटे के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। साथ ही हरिद्वार के उधम सिंह नगर में कोहरा छाए रहने की आशंका है। देहरादून की बात करें तो आज यहाँ न्यूनतम तापमान 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा आज देहरादून में आंशिक तौर पर बादल भी छाए रह सकते हैं। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ऋषि जागरण के साथ।